नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पढ़ने वाले इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन का मतलब होता है प्रतिलोम फलन। तो आइए पहले समझते हैं कि ये प्रतिलोम फलन का आइडिया क्या है। तो आइडिया ये है कि मान लीजिए आपका कोई फलन f है और उस फलन f में आप जो भी प्रांत है उसमें आपने x रखा और आपको y मिला। अब आप चाहते हैं कि एक फलन और हो जो उसका रिवर्स करे। रिवर्स का मतलब जिसमें हम y रखें वापस x मिल जाए। ये मतलब एक और फलन हो जिसको हम f इन्वर्स कह देते हैं। देखिए -1 पावर नहीं है, ये प्रतीक चिन्ह है कि ये इसका उल्टा फलन है। जो आपको y रखने पर क्या लौटाएगा, x लौटाएगा। तो इसको हम कहते हैं इन्वर्स फंक्शन या प्रतिलोम फलन। तो प्रतिलोम फलन में हम चाहते हैं कि जस्ट एक अपोजिट फंक्शन मिल जाए जो आपको वापस वही दे दे। x पे y आया था तो वापस आपको y पे x देते। तो ये धारणा हम चाहते हैं। लेकिन चाहने से कुछ नहीं होता ना, चाहने के अलावा भी कई चीज़ें होती है। क्या ये सही में काम करेगा? क्या सही में किसी हर फलन का एक उल्टा फलन होता है? तो जवाब है साहब नहीं होता। हर फलन का प्रतिलोम फलन संभव नहीं होता। जिनका होता है हम उन्हें व्युत्क्रमणीय फलन कहते हैं। जिन फलनों का प्रतिलोम फलन बन सकता है उनको प्रतिलोम या व्युत्क्रमणीय फलन कहते हैं। तो यहाँ पे रिपीट कर देते हैं, प्रत्येक फलन का प्रतिलोम फलन संभव हो यह आवश्यक नहीं है। प्रत्येक फलन का प्रतिलोम फलन विद्यमान हो ये आवश्यक नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी फलन आप उठाएंगे और आप कहेंगे इसका प्रतिलोम निकालिए निकल जाएगा। ज़रूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। तो एक तो दिमाग में ये बिठा लीजिए कि ये जो विशेषता है ये हर किसी के पास नहीं होती। हर किसी के पास अपना प्रतिलोम फलन हो ये ज़रूरी नहीं है। हर चीज़ का रिवर्स हो, उल्टा हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये बात को आप गांठ बांध लीजिए। अभी मैट्रिक्स पढ़ेंगे तब भी आपको समझाऊंगा कि जैसे एक मैट्रिक्स है, हर मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स होना ज़रूरी नहीं है। तो सेम वैसे भी यहाँ पे भी यही बात है कि हर चीज़ का विलोम हो, प्रतिलोम हो, ये ज़रूरी नहीं है। फलनों की बात क्यों ना ले लें, फलनों में भी ऐसा नहीं होता कि हर फलन का एक प्रतिलोम फलन हो, ये आवश्यक नहीं है। सबसे पहले तो हम इसकी परिभाषा को समझेंगे। परिभाषा को समझने के बाद में वो शर्त बताऊंगा कि वो कौन सी शर्त है जो रोड़ा बनती है प्रतिलोम फलन में। वो ऐसी कौन सी शर्त है जिसके पूरे होने या ना होने पर यह तय हो जाता है कि प्रतिलोम होगा या नहीं होगा। ठीक है, पहले परिभाषा की बात कर लेते हैं कि देखिए, जब कोई फलन का प्रतिलोम होता है तो आप उसको व्युत्क्रमणीय फलन कहते हैं। व्युत्क्रमणीय फलन, अगर किसी का प्रतिलोम विद्यमान है तो यहाँ पे एक बात और लिख लेते हैं, यदि किसी फलन का प्रतिलोम संभव है तो वो व्युत्क्रमणीय फलन कहलाता है। यदि किसी फलन का प्रतिलोम संभव है, प्रतिलोम फलन संभव है तो उसके व्युत्क्रमणीय फलन कहते हैं, तो उसे व्युत्क्रमणीय फलन कहते हैं। अन्यथा अगर नहीं है तो अव्युत्क्रमणीय, और अन्यथा ना हुआ तो अव्युत्क्रमणीय, अन्यथा अव्युत्क्रमणीय फलन कहते हैं। इंग्लिश में इनके नाम है इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल, जिसको इन्वर्ट किया जा सकता है, जिसको इन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब आ जाते हैं परिभाषा पे कि परिभाषा में इसको कैसे बोला जाएगा। परिभाषा थोड़ा सा घुमा के यहाँ पे संयुक्त फलन की जो परिभाषा है उसका इस्तेमाल करेंगे। संयुक्त फलन की जो परिभाषा है उसका इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए कोई फलन आपके पास f है जिसका आप व्युत्क्रम चाहते हैं और वो x से y पर परिभाषित है, x समुच्चय से y समुच्चय पर परिभाषित है। तो अगर इसका कोई व्युत्क्रम फलन संभव है तो ऑब्वियसली बात है वो कुछ तो होगा। सपोज करो वो g है, और ऑब्वियसली बात है वो उल्टा भी चलेगा, y टू x चलेगा। अगर वो x टू y चला है तो y टू x चलेगा, क्योंकि वो रिवर्स चलेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, अगर वो इन्वर्स हुआ, सुनिए बेटा बात को, अगर वो इन्वर्स हुआ तो वो क्या करेगा, जो फलन आपका y लौटाएगा ये आपस में y को वापस लेकर x में लौटा देगा। मतलब ये आपका f जो भी आपको देगा, मान लीजिए यहाँ से आपने x उठाया, ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहाँ से आपने x उठाया तो यहाँ आपको क्या मिल गया, fx। सही है, जो भी x यहाँ से लेगा फलन यहाँ पे लाएगा, यहाँ लाएगा तो आपको fx मिल गया। अब आप g से क्या उम्मीद करते हैं, g से उम्मीद करते हैं कि ये जो fx आया है उसको वापस हमें क्या लौटा दे, हमें x लौटा दे। तो हम g से क्या उम्मीद करते हैं, g से हम चाहते हैं कि g में जब मैं fx रखूँ तो g मुझे क्या लौटा दे, x लौटा दे। यही तो चाहते हैं आप। दोबारा सुनिए बेटा, ध्यान से सुनिए, धीरे से सुनिए। आपका फलन आपको x से y पे ले आएगा और g वापस आपको y से x पे ले जाएगा। तो जो f है, f ने क्या किया, x लिया, fx लौटाया, फिर g ने वही fx लिया, वापस क्या लौटा दिया, x लौटा दिया। तो उल्टा कर देगा, यही तो करेगा ना। चलिए चित्र से समझते हैं। अगर आपको ऐसी बात नहीं समझ में आ रही है तो चित्र से समझिए। ये है आपका x, ये है बेटा आपका y। आपका फलन जो f है वो इधर से इधर परिभाषित है,
सही है। अब यहाँ से कोई x उठाया, आपका फलन क्या करेगा, आपका फलन उठा के आपको यहाँ ले आएगा, f जो फलन है वो उठा के आपको यहाँ ले आएगा fx। अब इसके बाद में क्या होगा कि आपका g फलन होगा, g फलन आपका उल्टा चलेगा, g जो होगा वो उल्टा चलेगा, मतलब इधर से इधर जाएगा। ये y से x से y में गया था, वो आपका वापस y से x में जाएगा। अब वो क्या लेगा, वो fx को एज ए x लेगा, fx जो होगा वो उसका एज ए x होगा, वो इसको बिंदु मानेगा और ये आपको आंसर देगा। तो उसमें आप ये रखेंगे और वो आपको ये लौटाएगा। सही है। तो क्या हुआ, g fx बराबर, तब हम कहेंगे कि भाई प्रतिलोम है, क्योंकि x पे fx आया था, वापस fx पे हमें क्या दे दिया, x दे दिया। इसका मतलब g जो है वो प्रतिलोम फलन है। सही बात। तो प्रतिलोम फलन की परिभाषा हम यहाँ पे एक चीज़ ये दे सकते हैं कि प्रतिलोम फलन, अगर कोई फलन और है, कोई f फलन है जो x से y में है और एक फलन और है g जो y से x में है, और इस प्रकार से कि दोनों को सिद्ध करने पर x आता है, मतलब जो जहाँ से शुरू किया था वहीं से वापस आ गया। तो अब आप एक चीज़ और देखेंगे, देखिए एक बहुत प्यारी चीज़ और दिखाता हूँ आपको। ये ऐसा नहीं है कि f g का प्रतिलोम है, जब आप चेक करेंगे तो ये g का प्रतिलोम भी f है, एक दूसरे का उल्टा है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि f का प्रतिलोम अगर g है, तो जब g की बारी आएगी तो g का प्रतिलोम f होगा, क्योंकि देखिए g जहां भी ला रहा है, g मान लीजिए fx को x पे ला रहा है, तो फलन क्या करता है, वापस x को fx पे ले जाएगा। तो f भी तो उल्टा कर रहा है, f भी तो उल्टा कर रहा है। अगर गुणा का उल्टा भाग है तो बेटा भाग की जब बारी आएगी तो गुणा आएगा। भाग का उल्टा अगर गुणा है, भाग का उल्टा अगर गुणा है तो गुणा का उल्टा क्या है, भाग। अगर जोड़ का उल्टा बाकी है तो बाकी का उल्टा क्या है, जोड़। तो अगर f का प्रतिलोम g है तो g की बारी आएगी तो प्रतिलोम कौन होगा, f। तो इस दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम है, ये नहीं कि f का प्रतिलोम g है तो g की बारी आएगी तो f प्रतिलोम होगा। तो प्रतिलोम जो होते हैं एक दूसरे के होते हैं, जोड़ा होता है पूरा, f का प्रतिलोम g, g का प्रतिलोम f। ठीक है। चलिए आइए परिभाषा पे बात करते हैं। परिभाषा, कोई फलन f व्युत्क्रमणीय, कोई फलन f जो कि x से y में परिभाषित है, x से y में परिभाषित है, व्युत्क्रमणीय होता है। व्युत्क्रमणीय मतलब प्रतिलोम इनवर्स विद्यमान होता है। कोई फलन f व्युत्क्रमणीय होता है यदि एक फलन, इसका नाम है g, जो y से x में परिभाषित हो, y से x में निम्न प्रकार परिभाषित हो कि जब मैं जी ओ एफ एक्स निकालूं तो मुझे क्या मिल जाए, वापस x मिल जाए। जब मैं जी ओ एफ एक्स निकालूं तो मुझे वापस क्या मिल जाए, x मिल जाए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। सही है। पहले आप f में x से रखेंगे तो y में जाएंगे, y में fx आएगा, फिर fx से वापस x आ जाएगा। तो ये हो गया, जी ओ एफ क्या आ जाए आपका, x आ जाए। अच्छा, इसको और भी आसानी से लिखा जा सकता है, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसे आप लिख सकते हैं आई एक्स क्या होता है, आई एक्स को कहते हैं तत्समक फलन। तत्समक फलन जो लेता है वो एज इट इज आपको वापस लौटा देता है, जो लेता है वो वापस लौटा देता है। आई एक्स तत्समक फलन कहलाता है, ये तत्समक फलन कहलाता है। जो आप इसको देते हैं एग्जैक्टली वैसा का वैसा आपको लौटा देता है। आपने एक्स दिया, ये आपको एक्स लौटा देगा। तो आप ये भी कह सकते हैं अगर GOF है, उनको आप संयुक्त करते हैं, संयुक्त करने के बाद में अगर आपको तत्समक फलन मिलता है, तो समझ जाइए कि वो एक दूसरे के प्रतिलोम है। या फिर चाहे आप FOG कर लीजिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि अगर f का प्रतिलोम g है तो g का प्रतिलोम f होगा। तो चाहे आप गॉफ करें चाहे फॉक करें, दोनों निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, i मिलेगा। i मतलब तत्समक फलन मिलेगा। अगर आपको तत्समक फलन मिलता है, दोनों साइड से अगर आपको तत्समक फलन मिलता है, तो समझ जाइए कि वो क्या है, वो है एक दूसरे के प्रतिलोम फलन। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि g कौन है, g है f का इन्वर्स। इसे आप f इन्वर्स भी कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं g इन्वर्स कौन होगा, f का प्रतिलोम g होगा, g का प्रतिलोम f होगा, एक दूसरे के प्रतिलोम होंगे। ये प्रतिलोम की कहानी है। चलिए एक बार इसको सरल भाषा में बात कर लेते हैं। तो परिभाषाएं समझ ली और समझ ली। देखिए प्रतिलोम का आइडिया क्या है। प्रतिलोम का आइडिया है कि एक फलन जो भी कर रहा है उसका एक प्रतिलोम फलन हो जो उसको उल्टा कर दे, वापस पहुंचा दे जहां से वो आया। तो अगर ऐसा फलन पॉसिबल है तो उसको व्युत्क्रम
अब ये बात तो हो गई, चलिए अब आगे बात करते हैं कि कोई फलन प्रतिलोम है या नहीं है, उसका व्युत्क्रमणीय है या नहीं है, कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगाएं कि कोई फलन जो है वो व्युत्क्रमणीय है या नहीं है, मतलब उसका इन्वर्स बनेगा या नहीं बनेगा? तो आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त, प्रतिलोम फलन के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त, मतलब दोनों साइड से, ये जो बात हम लिखने जा रहे हैं ये दोनों साइड से सही होगी। दोनों साइड से सही होने का मतलब है प्रतिलोम फलन होगा तो ये बात सही होगी, ये बात सही है तो प्रतिलोम फलन होगा। ध्यान से देखिए वो शर्त क्या है, वो शर्त क्या है जो कन्फर्म करेगी कि प्रतिलोम है। एफ व्युत्क्रमणीय है, मतलब उसका प्रतिलोम फलन होगा, व्युत्क्रमणीय है। यदि और ये केवल यदि, यदि और केवल यदि का मतलब अगर ये हुआ तो ये भी होगा और ये होगा तो ये भी होगा। ये वाली बात सही है तो ये आगे वाली जो बात लिखने जा रहा हूँ वो सही होगी, और जो आगे वाली बात लिखने जा रहा हूँ वो अगर सही है तो पीछे वाली बात सही होगी। यदि और केवल यदि एफ एक एक ही आच्छादक है, एफ एक एक ही आच्छादक, अगर कोई फलन एक एक ही आच्छादक होता है तो वो व्युत्क्रमणीय होता है, और अगर वो व्युत्क्रमणीय है, ऑलरेडी है, तो वो एक एक ही आच्छादक है। देखिए दोनों साइड जोड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अब इस लाइन को तो आप बॉक्स में कर लीजिए और लिख लीजिए अपने रजिस्टर के अंदर, कमाल की लाइन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन को आपने हमेशा इन्वर्स फंक्शन बनाए होंगे, लेकिन कभी ये नहीं सोचा होगा कि हमेशा जो इन्वर्स फंक्शन है आपने लगभग सबके बना दिए होंगे, तो हर किसी के नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? उसकी शर्त है एक ही के आच्छादक। अब जो फलन एक ही के आच्छादक है ही नहीं तो उसका व्युत्क्रम नहीं बन सकता। चलिए बात कर लेते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक ही आच्छादक कहाँ से आ गया, ये शर्त क्यों आई? कोई फलन अगर एक एक ही ना हो तो उसका इन्वर्स क्यों नहीं होता, उस पर बात कर लेते हैं। तो एक एक करके दोनों बातों पे बात करते हैं। एक एक ही ज़रूरी क्यों है? सबसे पहले एक एक ही ज़रूरी क्यों है? बिना एक एक ही काम नहीं चल सकता क्या? पहले इस क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। ये लीजिए, ये आपका फलन है एफ जो कि एक एक ही नहीं है, तो एक एक ही नहीं बनाइए, एक ऐसा फलन बनाइए जो एक एक ही नहीं हो। एक एक ही नहीं कौन होता है? जिसके दो अलग अलग बिंदुओं पे सेम आंसर आता है। बिंदु अलग अलग होते हैं लेकिन आंसर एक होता है। ये लीजिए, अब देखिए एक एक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि x और y दोनों अलग अलग है लेकिन जो आंसर आ रहा है वो सेम आ रहा है। दो बिंदुओं पे सेम आंसर आ रहा है। सही, मान लीजिए वो z है, तो x पे भी z आ रहा है और y पे भी z आ रहा है, तो ये साफ दिख रहा है कि ये एक एक ही नहीं है। एक एक ही नहीं है, बहु एक एक ही है। बहुत सारों पर एक आ रहा है। साफ है, कोई डाउट नहीं है, आपको क्लियर है? अच्छा, अब मान लेते हैं इसका एफ इनवर्स बन जाता है। मान लेते हैं इसका एफ इनवर्स बन जाता है। तो एफ इनवर्स अगर इसका बन जाता है तो वो उल्टा चलेगा। उल्टा चलेगा, y टू x जाएगा, y टू x जाएगा, क्योंकि इन्वर्स बना रहे हैं आप, इन्वर्स उल्टा चलेगा, y टू x। अब आप सोचिए, क्या ये फलन हुआ? एफ इन्वर्स एक फलन हुआ? नहीं हुआ। एफ इन्वर्स एक फलन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये एफ इन्वर्स के लिए प्रांत होगा। ये जो है, ये वाला y जो है, ये एफ इन्वर्स का प्रांत होगा। सही है? और एफ इन्वर्स भी एक फलन होगा, क्योंकि प्रतिलोम भी एक फलन ही तो होता है। और फलन में क्या एक बिंदु पे दो मान चल जाएंगे? क्या z पे x और z पे y दो चल जाएंगे? नहीं चल सकते, क्योंकि ये फलन की परिभाषा के खिलाफ है। एक ही बिंदु पे दो मान आ रहे हैं, z पे ही x आ रहा है, z पे y आ रहा है, तो फलन तो नहीं हो सकता। संबंध हो सकता है, फलन नहीं हो सकता। तो एफ इनवर्स फलन ही नहीं होगा, प्रतिलोम कहाँ से होगा? एफ इनवर्स आपका फलन ही नहीं बनेगा। अगर एफ जो है वो एक एक ही नहीं है तो एफ इनवर्स जो होगा वो फलन ही नहीं बनेगा। प्रतिलोम फलन तो बहुत दूर की बात है। और एफ इनवर्स हमें पता है जो व्युत्क्रमणीय होता है वो भी एक फलन होता है। पहले वो एक फलन होता है, फिर वो व्युत्क्रमणीय होता है, तो फलन ही नहीं बन पाएगा। देखिए, अगर आपने इसको एक एक ही नहीं लिया, आपने अगर एफ को एक एक ही नहीं बनाया, तो वो दो बिंदु पे सेम मान देगा। दो बिंदु पे सेम मान देगा तो एफ इनवर्स में उल्टा चलेंगे तो एक ही बिंदु पे दो मान आएंगे, और एक बिंदु पे दो मान आएंगे तो फलन ही नहीं होगा। तो एफ इनवर्स फलन ही नहीं है। एक ही बिंदु पे दो मान आ रहे हो, इसलिए एफ इनवर्स एक फलन ही नहीं होगा। तो ये लो, बात ही खत्म। अब ये फलन ही नहीं है तो कहाँ से प्रतिलोम? बात खत्म। समझ रहे हैं आप कि अगर आपने एफ को बहु एक ही लिया तो आपका एफ इनवर्स बनेगा ही नहीं, शुरुआत ही नहीं कर पाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं आच्छादक क्यों जरूरी है। आच्छादक क्यों जरूरी है? बिना आच्छादक के भी काम तो चल सकता है ना, तो फिर आच्छादक क्यों जरूरी है? चलो एक ही तो समझ में आ गया कि भी एक ही जरूरी है। तो मान लेते हैं हमारा फलन एक ही, ये वाई एक ही तो है, आच्छादक नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट पे ये आंसर आ गया, इस पॉइंट पे ये आ गया, इस पॉइंट पे ये आ गया, इस पॉइंट पे ये आ गया। ठीक है, एक ही है, हर एक पर एक आ रहा है। चार थे, चार पे चार आ गए। और आच्छादक नहीं है, इसका मतलब है एक पॉइंट छूटा है। कोई एक पॉइंट है जो कि छूट गया, जिसपे कोई आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि सब पे आ जाता तो फिर तो आच्छादक हो जाता। तो एफ जो है वो
एक ही है परंतु आच्छादक नहीं है। ठीक है, कोई इशू नहीं अभी तक आपको। अब देखिए, अब जैसे ही आप प्रतिलोम फलन बनाएंगे एफ इनवर्स, प्रतिलोम फलन आपका उल्टा चलेगा, y टू x चलेगा। सही है, y टू x चलेगा। हमने एक बात पढ़ी हुई है कि प्रांत का कोई भी बिंदु ऐसा नहीं हो सकता जिसपे आंसर ना आता हो। ये देखिए, ये पॉइंट खाली छूट रहे, और ये याद रखिएगा, ये जो y है ये एफ इनवर्स का प्रांत होता है। एफ इनवर्स के लिए ये प्रांत होता है, क्योंकि वो y से x में जाता है। y से x में जाने की वजह से y जो है वो प्रांत है एफ इनवर्स का, और प्रांत का कोई भी अवयव खाली नहीं छूट सकता। और अगर प्रांत का कोई अवयव खाली छूट जाता है तो फिर वो फलन ही नहीं हो सकता। इसका मतलब इसलिए एफ इनवर्स, इस पॉइंट की वजह से एफ इनवर्स एक फलन ही नहीं होगा, एक फलन ही नहीं होगा। तो समझ गए कि अगर आपने आच्छादक नहीं लिया तो क्या दिक्कत आएगी। आच्छादक नहीं लोगे तो कोई बिंदु छूट जाएगा, और कोई बिंदु छूट गया तो एफ इनवर्स के प्रांत में एक बिंदु ऐसा होगा जो छूट जाएगा, वापस नहीं जुड़ रहा, और नहीं जुड़ रहा तो प्रांत का कोई बिंदु खाली रह नहीं सकता। इसका मतलब एफ इनवर्स विद्यमान ही नहीं है। तो ना एक एक के बिना चलेगा, ना आच्छादक के बिना चलेगा। अच्छा, एक एक आच्छादक दोनों हो तो कैसे चल जाता है? एक एक की आच्छादक दोनों होने पर, एक एक की आच्छादक होने पर प्रतिलोम कैसे बन जाता है? प्रतिलोम कैसे संभव हो जाता है? पहले तो बेटा समझिए कि जब एक ही आच्छादक होता है तो कैसा डायग्राम दिखता है आपका फलन का। आपका फलन का डायग्राम एकदम सिंपल होता है, एक एक से एक जुड़ता है, हर एक से एक जुड़ता है। सही है, जैसे ये लीजिए x1 है, इससे y1 जुड़ गया, x2 से y2 जुड़ गया, x3 से y3 जुड़ गया। बिंदु अलग, आंसर अलग। सही है, बिंदु अलग, आंसर अलग, कोई बिंदु छूटता नहीं है। ये आपका x है और ये आपका y है। ठीक है, और ये आपका फलन इनके बीच में परिभाषित है f। अब देखिए, x1 पे y1 आया, एक एक ही है इसलिए हर एक पे अलग अलग बिंदु पे अलग अलग आंसर आएंगे। आच्छादक है तो कोई भी यहाँ से भी नहीं छूटेगा। तो आराम से आप देखिए, आपका जो एफ इनवर्स है उसको कोई इशू नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला? क्योंकि 1-1 रिलेशन है। x1 पे y1 आया तो एफ इनवर्स वापस क्या करेगा? y1 पे x1 दे देगा। एकदम क्लियर है, कोई इशू है ही नहीं। x1 पे y1 आया, एफ इनवर्स वापस क्या करेगा? वो आपको y1 पे वापस x1 दे देगा। ये x2 पे आपको क्या दे रहा है? y2 दे रहा है। ये x2 पे y2 दे रहा है, तो वो क्या देगा? वापस y2 पे x2 दे देगा। तो बताइए, ये x3 पर y3 दे रहा है, वो वापस आपको y3 पे x3 दे देगा। बताइए, कहीं कोई क्वेश्चन है? कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है छोटी मोटी भी? नहीं, क्योंकि एक एक से एक एक जुड़ रहा है तो वापस उल्टा भी एक एक से एक वही हो जाएगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं आनी। x1 y1 है। सही है, अब x1 से y1 कनेक्ट हो रहा है, किसके अंदर? f के अंदर। f फंक्शन में x1 से y1 कनेक्ट हो रहा है, इसलिए फिर क्या होगा? y1 से x1 कनेक्ट हो जाएगा। कब? f इनवर्स में। या f इनवर्स में y1 से x1 कनेक्ट हो रहा है तो x1 से y1 कनेक्ट हो जाएगा, f में उल्टा चला जाएगा। तो ये है 1-1 का फायदा। इसे इंग्लिश में कहते हैं 1-1 कॉरस्पॉन्डिंग। 1-1 कॉरस्पॉन्डिंग ये बहुत ज़रूरी होती है प्रतिलोम फलन बनने के लिए। 1-1 कॉरस्पॉन्डिंग, इधर वाला एक इधर वाले एक से, इधर वाला एक इधर वाले एक से, इसे 1-1 कॉरस्पॉन्डिंग कहते हैं। कमाल की ज़बरदस्त चीज़ है ये, क्योंकि कोई किंतु परंतु नहीं रहता। इधर वाला एक इधर वाले एक से जुड़ा हुआ है, इधर वाला एक इधर वाले एक से जुड़ा हुआ है, तो एक 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 करके जुड़े हुए हैं। तो इसका ये आया तो इसका ये आएगा, बस। एफ आपको इधर ले जाएगा, जो एफ होगा वो आपको इधर ले जाएगा, और एफ इनवर्स आपको वापस ले आएगा। सही है, एफ इनवर्स कहेगा चल भाई वापस, ये लो। एफ उधर ले जाएगा और एफ इनवर्स इधर ले आएगा। ये बेस्ट परफॉर्मेंस होती है, बेस्ट ज़बरदस्त चीज़ होती है ये 1-1 कॉरस्पॉन्डिंग। इधर का एक उधर के एक से, उधर का एक इधर के एक से, दो का कोई जोड़ नहीं है, कोई छूटने का जोड़ नहीं है, क्योंकि 1-1 है तो कोई ना तो छूटेगा, सब जुड़ेंगे और एक से एक जुड़ेगा। तो ये ज़रूरी होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आइडिया जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रतिलोम निकालते कैसे हैं देखिए। प्रतिलोम ज्ञात करना मेन क्वेश्चन अब आता है हमारा। प्रतिलोम ज्ञात कैसे करते हैं? वैसे तो हमने जब परिसर निकाला था तो प्रतिलोम निकालना सीखा था, वही आइडिया हम यहाँ पे दोहराएंगे। प्रतिलोम ज्ञात करना, अगर प्रतिलोम संभव है, प्रतिलोम ज्ञात करना, तो आपका फलन जो भी है f(x) उसको एक बार आप y मानिए। ठीक है, तो फलन में क्या हो रहा है? x पे y आ रहा है, प्रतिलोम फलन में क्या होना चाहिए? y पे x आना चाहिए। तो आपको फलन को इस तरीके से चेंज करना है कि x निकल जाए y के पदों में, x निकल जाए y के पदों में। यहाँ x निकला हुआ है, यहाँ y जो निकाल रहे हैं y आ रहा है x के पदों में। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ आप इस तरीके से कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे कि x का मान आएगा y के पदों में। यानी अभी x रखने पर y आ रहा था, अब y रखने पर x आ रहा है, तो ये आपका प्रतिलोम फलन हो जाएगा। ये दोनों साइड से सही है, तो ये आपको करना होता है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल से कर लेते हैं। वैसे तो ये काफ़ी बार हम कर चुके हैं,
लेकिन फिर भी एक एग्जांपल से इस चीज़ को समझ लेते हैं। मान लीजिए एफ एक्स बराबर है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका आपको प्रतिलोम निकालना है। तो आप एफ एक्स को वाई मानेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर वाई, एक्स स्क्वायर बराबर वाई माइनस 1, एक्स बराबर अंडर रूट वाई माइनस 1। ये जो एक्स आया है यही तो आपको चाहिए था, आपको एक्स चाहिए था वाई के पदों में, तो ये एक्स नहीं है बल्कि आपका प्रतिलोम फलन है, क्योंकि एक्स बराबर किसके है, एक्स बराबर है एफ इनवर्स के, बराबर है एफ इनवर्स वाई। तो ये लीजिए आपका एफ इनवर्स वाई आ गया, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, एक्स के पदों में लिखा गया या वाई के पदों में लिखा गया। देखिए एक्स जो है वो एक चर का नाम है, अब नाम किसी का कुछ भी रख लो क्या फ़र्क पड़ता है। तो अभी आप देखेंगे जो प्रतिलोम फलन है उसको वाई के पदों में नहीं लिखते, उसे लिखा एक्स के पदों में ही जाता है। आप ऐसे देखेंगे एफ इनवर्स एक्स बराबर अंडर रूट एक्स माइनस 1। अब आप कहोगे सर ये वाला एक्स और वो वाला एक्स, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये वाला एक्स वो वाला एक्स कैसे है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। क्यों नहीं है कन्फ्यूज़न, ये वाला जो एक्स है ये फलन वाला एक्स है, फलन वाला एक्स है, इसका मतलब पहले वाले समुच्चय से है। एफ अगर ए से बी में परिभाषित है तो ये वाला एक्स कहाँ से लिया गया होगा, ए से, तो ये एक्स ए को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं सामने कि एक्स लिया गया है ए से, और यहाँ पे जो एक्स है ये जो है ये एफ इनवर्स है, और एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ परिभाषित होगा, एफ इनवर्स होगा आपका बी से लेकर ए में, बी से लेकर ए में, तो एक्स कहाँ से लिया जाएगा, बी से। ये एक्स जो है वो बी से लिया गया, तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, एक्जैक्टली ये दोनों अलग बात है। ये अफ्रीकन है और ये ऑस्ट्रेलियन है तो आदमी ही, है तो मनुष्य ही, है तो मनुष्य ही। एक्स क्या चर है, लेकिन चर लिए गए हैं तो फर्क तो है ना, अफ्रीकन तो अफ्रीका से आएंगे और ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलिया से आएंगे, तो आदमी है, दोनों ही मनुष्य है, दोनों में कोई भेद नहीं है, लेकिन जगह का तो भेद है ना, एक साउथ अफ्रीका से आया हुआ और एक ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है दोनों में ये अंतर तो है। एक के पास तो बोलने में तो दोनों को ही मनुष्य बोलेंगे, आप दोनों को ही व्यक्ति बोलेंगे, पीपल बोलेंगे, है ना, तो सेम ही बात है। इसलिए कोई जरूरी नहीं है वापस वाई में, अधिकतर आप किताबों में देखेंगे तो वापस एक्स में लिख देता है वो, क्योंकि वो ये मान के चलता है कि इतने इंटेलिजेंट इतने समझदार आप है कि आप समझ सकें कि ये वाला एक्स वो वाला एक्स एक जैसा नहीं होता, है ना। हर पीली चीज़ सोना नहीं होती, पीली चीज़ों में भी सोना नहीं होता कि पीले रंग की है बस सोना है, आपको पता है कि अंतर है, सिर्फ पीला दिखना ही सोना नहीं होता, तो सिर्फ एक्स एक्स दिखना ही एक्स नहीं होता कि दोनों सेम है। ये वाला एक्स अलग हो सकता है, ये वाला एक्स अलग हो सकता है, वो कहाँ से लिया जाता है उससे फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। चाहे तो आप वापस एक्स के पदों में लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो कोई इशू नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं, ठीक है। ये प्रतिलोम ज्ञात करने का तरीका हो गया। अच्छा, अब उन क्वेश्चनों का क्या करें जो एक एक के आच्छादक ना हो। यदि f जो है, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात, यदि f जो है एक एक के आच्छादक नहीं है तो क्या उसका प्रतिलोम कभी नहीं बनेगा। एक एक के आच्छादक में से कोई एक चीज़ नहीं है, अगर f जो है वो एक एक के आच्छादक नहीं है तो उसका प्रतिलोम तो ज्ञात होगा ही नहीं, क्योंकि हमारी शर्त कहती है कि आच्छादक हुए बिना प्रतिलोम नहीं निकलता। तो क्या करें, तो भाई एक काम कीजिए, आपका जो भी फलन है एफ ए से बी, पहले उससे बात कीजिए कि भाई तू एक ही नहीं है या आच्छादक नहीं है, दोनों नहीं है, क्या प्रॉब्लम है तेरी, जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक कीजिए। हमने पहले भी बताया था, मैंने जब एक एक आच्छादक फलन पढ़ाए थे उसमें मैंने बताया था कि अगर आप समुच्चय को थोड़ा सा ठीक कर दे, जो प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को अगर मिटा दे, ए का कोई और समुच्चय सी ले लें जिसमें वो एक ही हो, और बी का कोई और उप समुच्चय ले लें डी जिसपे वो आच्छादक हो, तो फलन को एक नए प्रांत और सह प्रांत सी और डी पे परिभाषित कर दीजिए जहाँ वो एक एक आच्छादक हो, जहाँ वो एक एक आच्छादक हो, और एक ही आच्छादक बन जाता है। थोड़ा सा अगर अल्ट्रेशन करते हैं, बदलाव करते हैं किसमें, प्रांत और सह प्रांत में, अगर हम प्रांत और सह प्रांत में बदलाव कर दें, प्रांत और सह प्रांत को ठीक से डिफाइन कर दें, चेंज कर दें अगर जरूरत है तो फलन एक ही के आच्छादक बन जाता है, और बनने के बाद एफ इनवर्स बन जाएगा। ये लीजिए, तो ये फलन के साथ कोई दिक्कत नहीं होती, फलन के साथ कोई दिक्कत नहीं होती, दिक्कत होती है उसके प्रांत और सह प्रांत की वजह से। वो प्रांत सह प्रांत जो है उसको एक ही के आच्छादक बनने से रोकते हैं। अब मान लीजिए आच्छादक नहीं, इसका मतलब बी में कोई पॉइंट है जो छूट रहे, तो बी के उस पॉइंट को छोड़ दीजिए ना, जो छूट रहे उस पॉइंट को बी में से निकाल दीजिए, नया समुच्चय बना लीजिए डी। समझ लीजिए बातों को, चलिए एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। अब ये देखिए, ये ए और बी है, ठीक है, ये कोई फलन है, ये x1 x2 x3 x4, और ये है आपका y1 y2 y3 y4 एंड y5। अब x1 x2 पे y1 आ रहा है, ठीक है, ये लीजिए। अब इस फलन को देखिए तो आप कहेंगे सर ये एक ही नहीं है, क्यों, x1 x2 पे y1 आ रहा है, एक ही नहीं है, आच्छादक भी नहीं है क्योंकि y4 और y5 छूट रहा है, तो ना ये एक है ना ये आच्छादक है।
तो अब मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा रीडिफाइन करना है। रीडिफाइन कैसे, x1 x2 दोनों पे y1 आ रहा है, तो अगर मैं इसमें से एक को बाहर कर देता हूँ, क्योंकि ये दो ही तो जोड़ कर रहे हैं, इन दो की वजह से तो ये दो रहे हैं, तो इन दो में से एक को रख लेता हूँ, एक को बाहर छोड़ देता हूँ। x1 को बाहर छोड़ दिया, x1 x2 में से किसी एक को ले लिया, x2 ठीक है, x3 एक से जुड़ा हुआ है, ये ठीक है, x4 एक से जुड़ा हुआ है, ये ठीक है। तो मैंने क्या किया, जहाँ जहाँ डबल हो रहे थे उनको छोड़ दिया, उनमें से एक को रख लिया, एक को छोड़ दिया। तो मैंने ए से थोड़ा सा छोटा बना लिया सी, जिसमें एक एक की वाली प्रॉब्लम खत्म हो गई, रिजॉल्व हो गई, क्योंकि x1 x2 दोनों पे एक आ रहा था, इस वजह से वो एक एक ही नहीं हो पा रहा था, तो उन दोनों में से मैंने एक को चूज कर लिया। तो इस तरीके से जहाँ भी दो पे एक आ रहा होगा या तीन पे एक आ रहा होगा, उन तीन में से दो में से एक को ले लूंगा, बाकी को छोड़ दूंगा। तो इस तरीके से मेरी एक एक की वाली प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब आ जाते हैं आच्छादक वाली प्रॉब्लम पे। आच्छादक वाली प्रॉब्लम में है कि y4 और y5 छूट रहा है, तो जो छूट रहा है उसको छोड़ दीजिए, जो जुड़े हुए हैं केवल उनको ले लीजिए, जो जुड़ रहे हैं केवल उनको ले लीजिए। ये हो गया आपका डी, ये लीजिए। अब बताइए, आपका फंक्शन अगर सी से डी में परिभाषित है, ना कि ए से बी में, अब ये कि आच्छादक है या नहीं है? तो जवाब है साहब अब है। क्यों? आराम से जुड़ पा रहे हैं, एक एक की भी है और आच्छादक भी। लीजिए, बन गया। जो एक एक आच्छादक नहीं था, एक एक ही आच्छादक नहीं था, वो अब है, बन गया। तो इसका मतलब कोई फलन जो है वो जन्मजात एक एक आच्छादक नहीं होता, फिर उसको बाद में ठीक किया जा सकता है ना। ये कोई जन्मजात नहीं है, ऐसी बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं की जा सकती, है ना। तो जन्मजात बीमारी है वो ठीक ही नहीं होती, ये जन्मजात बीमारी नहीं है। ये क्या है, थोड़ा सा प्रांत और सह प्रांत का जो है उसकी वजह से गड़बड़ी है। प्रांत सह प्रांत को ऊपर थोड़ा सा ठीक कर दें आप, एडजस्ट कर दें, तो ये आपका एक एक आच्छादक बन जाएगा, और बन जाएगा तो प्रतिलोम बना लीजिए। अब आपका आराम से प्रतिलोम बन जाएगा, एफ हो गया तो एफ इनवर्ट भी मिल जाएगा, क्योंकि क्या एक एक आच्छादक है तो ये लीजिए डी से सी में, ये बन गया आपका प्रतिलोम। तो आइडिया उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो इससे जुड़ी तो मुझे बताइएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।